नमस्कार, मैं रविश कुमार। राहुल गांधी का भाषण छोटा था। उनका जोर इस पर था कि मणिपुर को लेकर इतना अहंकार ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए और लोगों की बातें सुननी चाहिए। उन्होंने सत्ता पक्ष से कहा कि आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हैं, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हैं। इस वीडियो को लंबा होना था। आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। राहुल गांधी ने उन दो महिलाओं का जिक्र नहीं किया जिन्हें नंगा घुमाने का वीडियो वायरल हुआ था। दो अलग महिलाओं के उदाहरण दिए जिनसे वे मिले थे। स्मृति ईरानी जवाब देने आई। मणिपुर को लेकर बहस हो रही थी। वहां महिलाओं के साथ हिंसा को लेकर आरोप लग रहे हैं, मगर स्मृति ईरानी अतीत में महिलाओं के साथ हुई हिंसा की घटनाओं का ब्यौरा देने लगी विस्तार से। स्मृति ईरानी का भाषण कश्मीर से होता हुआ बंगाल, राजस्थान गया और फिर अमेठी पहुंच गया। मोदी सरकार और अपने संसदीय क्षेत्र में कार्यों का हिसाब देने लग गई। स्मृति ईरानी ने शुरू में भारत माता की हत्या के सवाल पर कांग्रेस को घेर लिया कि अब स्मृति ईरानी मणिपुर पर तुर्की व तुर्की जवाब देंगी और विपक्ष को ढेर कर देंगी, मगर वे सीधे चली गई कश्मीर। स्मृति ईरानी ने कश्मीरी पंडितों के साथ हिंसा का हवाला दिया, खासकर महिला कश्मीरी पंडितों गिरिजा टिक्कू और सरला भट्ट की हत्या का। इस उदाहरण के साथ स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि तब से लेकर आज तक कांग्रेस चुप रही। स्मृति ईरानी भूल गईं कि जब 2022 के साल में, 2021 के साल में कश्मीरी पंडितों की हत्या होने लगती है, तब मोदी सरकार ने क्या किया? क्या मोदी ने कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की? क्या स्मृति ईरानी घाटी गई थीं कश्मीरी पंडितों के परिवार से मिलने? जब वे ऐलान कर रहे थे कश्मीरी पंडित कि अब घाटी में नहीं रह सकते हैं, तब मोदी सरकार के ये मंत्री क्या कर रहे थे? पुराना हिसाब गिना दिया, ठीक किया है, लेकिन उस हिसाब को जब सही करने का वक्त आया तो मोदी सरकार और स्मृति ईरानी ने कैसे सही किया? इसके लिए ज्यादा दूर नहीं, कश्मीरी पंडितों के साथ 1-2 साल पहले क्या हो रहा था, सरकार क्या कर रही थी, आप पुरानी खबरों को पलट लीजिए। तब यह सवाल उठता था कि कश्मीरी फाइल्स के प्रचार में तो सभी लगे थे, मगर इन कश्मीरी पंडितों का साथ कोई नहीं देने आ रहा है। यह 1 जून 2022 की रॉयटर की खबर है। 100 से ज्यादा हिंदू परिवार कश्मीर से पलायन कर गए हैं। एक हिंदू टीचर रजनी बाला की हत्या हो गई थी। 3 जून 2022 की हिंदू की खबर है। हेडलाइन है कि कश्मीरी पंडित घाटी से पलायन करने लगे हैं। यह 28 अक्टूबर 2022 की इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है कि शोपियां के गांव से कश्मीरी पंडित पलायन कर गए, जो वहां पर उस वक्त से रह रहे थे जब घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्या का दौर शुरू हुआ था। इतने दशक तक साथ रहने के बाद मोदी सरकार के दौर में पहली बार इन कश्मीरी पंडितों का पलायन होता है। 13 मई 2022 की यह खबर स्मृति ईरानी के रिसर्च में नहीं आ सकी क्या कि 350 से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। ये सभी कश्मीरी पंडित हैं। यह 29 मई 2022 का हिंदू है। हेडलाइन ठीक से पढ़ लीजिए। लिखा है, कश्मीरी पंडितों के संगठन ने आतंकी हमलों के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि धारा 370 समाप्त करने के बाद उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। एक्सप्रेस की खबर है कि जनवरी से लेकर जून 2022 के बीच 6 महीने में आतंकवादियों ने 16 लोगों की हत्याएं कर दी थीं। उस समय के अखबारों में संजय मट्टू का बयान छपा था, उसे खोजकर आप पढ़ लीजिए। संजय मट्टू कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा, और यह अखबारों में छपा है, कि जब राज्यपाल से मिलने के लिए समय मांगा तब नहीं मिला। खुफिया जानकारी थी कि आतंकी पंडित बिजनेसमैन पर हमला कर सकते हैं, हिंदुओं पर हमला कर सकते हैं, मगर सरकार सुरक्षा देने में असफल रही। क्या आपको यह सब याद है? क्या स्मृति ईरानी याद दिलाती हैं, दिला सकती हैं? मोदी सरकार में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है उस पर सरकार के मंत्री कभी बात नहीं करते हैं। कश्मीरी पंडित अपनी सुरक्षा को लेकर महीनों धरने पर बैठे रहे। आप पुरानी खबरों को पलटिए, खुद पता कीजिए कि मोदी सरकार के कितने मंत्री उन्हें भरोसा दिलाने के लिए उनके बीच गए थे। 2021 से आतंकवादी कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की हत्या करने लगे। पंडितों का संगठन मोदी सरकार के ही खिलाफ नारे लगा रहा था, ठगा हुआ महसूस कर रहा था कि कश्मीर फाइल्स जब आती है तो उसके प्रचार में सारा IT सेल, सारी पार्टी लग जाती है, लेकिन पंडितों के साथ जो हो रहा है उसे सुनने उनके बीच कोई नहीं आ रहा है। ये तमाम खबरें उन अखबारों की हैं जिनमें श्रीनगर के केमिस्ट माखन लाल बिंद्रू की हत्या को लेकर खबरें छपी हैं। अक्टूबर 2021 में जब आतंकवादियों ने माखन लाल बिंद्रू की हत्या की तो श्रीनगर के लोग स्तब्ध रह गए। बड़ी संख्या में लोग, हिंदू और मुसलमान, बिंद्रू की मैयत में शामिल हुए अंतिम यात्रा में। इसमें मुसलमान भी थे, सिख भी थे। इतने साल से घाटी में रहने वाले बिंद्रू की अपनी प्रतिष्ठा थी, वहां साख थी, लोगों का उनके प्रति बहुत प्यार था। वे घाटी में बेखौफ रहते आ रहे थे।
मगर आतंकवादियों ने उन्हें मार दिया तब जब केंद्र में मोदी सरकार थी। उनकी हत्या से कश्मीर घाटी सदमे में आ गई। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सब पहुंच गए। उनकी बेटी डॉक्टर श्रद्धा मट्टू का बयान आप पढ़िए, जिसमें वे कहती हैं कि वे घाटी छोड़कर नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी। स्मृति ईरानी को बताना चाहिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार के मंत्री डॉक्टर श्रद्धा मट्टू से मिलने गए थे? कश्मीरी पंडितों के साथ 90 के दशक में जो हुआ वो बिल्कुल गलत और अमानवीय था, लेकिन उसकी राजनीति के भी कई पहलू हैं। दिसंबर 1989 से लेकर नवंबर 1990 तक विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे। नवंबर 1990 से लेकर जून 1991 के बीच चंद्रशेखर की सरकार थी। जून 91 से लेकर मई 1996 तक नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। क्यों बीजेपी इन तीनों नेताओं का नाम लेकर सवाल नहीं करती है? रेफरेंडम के लिए नेहरू का नाम लेती है, मगर कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए इन तीनों प्रधानमंत्रियों का जिक्र नहीं करती है। बीजेपी के वक्ताओं को बताना चाहिए कि 2020 से 22 के बीच में कश्मीरी पंडितों की हत्याएं क्यों हुई, क्यों उन्हें पलायन करना पड़ा, धरना प्रदर्शन करना पड़ा सुरक्षा के लिए। इस तरह से स्मृति ईरानी कश्मीर का उदाहरण देकर पूर्व में महिलाओं की हत्याओं पर बोलती चली गईं और भूल गईं कि इसी दिल्ली में कई हफ्तों तक ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला पहलवान धरने पर बैठी रहीं। उन्होंने उनकी पार्टी के सांसद बृजभूषण सिंह पर क्या क्या आरोप नहीं लगाए। सुप्रीम कोर्ट की पहल पर एफआईआर हुई है, सरकार की पहल पर नहीं। स्मृति ईरानी को उसी डिटेल के साथ महिला पहलवानों के लगाए आरोपों को भी सदन में पढ़ना चाहिए था। कम से कम यही बता देना चाहिए था कि वे बृजभूषण सिंह के साथ हैं या नहीं। बात आज के मणिपुर में हत्या और हिंसा की हो रही थी। जवाब 70 साल की नीतियों से दिया जाने लगा। 10 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। 10वें साल में हिंसा क्यों हुई, यह बताना चाहिए था। स्मृति ईरानी को बोलना चाहिए था कि मणिपुर की पुलिस ने असम राइफल्स पर एफआईआर किया है। यह क्या है? इसके लिए नेहरू जिम्मेदार हैं या बीरेन सिंह जिम्मेदार होंगे? स्मृति ईरानी अपने तर्कों को संभाल नहीं पा रही थी। कभी गांधी खानदान, तो कभी जीजाजी, तो कभी कुछ। उन्हें पता है कि गोदी मीडिया उनके भाषणों का इस तरह से विश्लेषण नहीं करेगा जिस तरह से हमने कश्मीरी पंडितों से जुड़ी मोदी सरकार के समय की खबरों को आपके सामने पेश किया है। राहुल गांधी की आलोचना में स्मृति ईरानी फ्लाइंग किस पर भी बरस पड़ी। Never before has the misogynistic behavior of a man been so visible in Parliament as what was done by Shri Rahul Gandhi today. When the House of the People, where laws are made to protect the dignity of women, during the course of a session stands witness to a man's misogyny, my question is, should he be brought to task? राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है, मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। फ्लाइंग किस कब से मिसोजिनिस्ट और मर्दवादी हो गया? बच्चे तक फ्लाइंग किस करते हैं। अपने दादाजी को करते हैं, दादी को करते हैं, नाना नानी को करते हैं। फ्लाइंग किस का इस्तेमाल कई संदर्भों में किया जाता है। एक दोस्त जब अपने दोस्त को विदा करता है तब करता है। एक खिलाड़ी मैदान से अपने फैन को फ्लाइंग किस भेजता है। यह तो आभार और अभिवादन का बहुत सुंदर प्रतीक है। जो लोग फ्लाइंग नहीं कर पाते हैं वे फ्लाइंग किस के सहारे कल्पनाओं में उड़ान भर लेते हैं। ये पुरुषवाद का, मर्दवाद का प्रतीक नहीं है। हर बात में भारतीयता की खोज हमें कई बार कुतर्कों की ऊपरी मंजिल पर ले जाती है, जहां झगड़ा इस बात पर होने लग जाता है कि आप पतलून और शर्ट पहनकर भारतीय नहीं हो सकते, धोती कुर्ता पहनकर ही हो सकते हैं। अब कौन तय करेगा कि आंखें मारना, फ्लाइंग किस करना किस देश से आया है, लोकल प्रोडक्शन है या ग्लोबल प्रोडक्शन है? खैर, समय की बर्बादी ना करते हुए एनडीए की महिला सांसदों ने स्पीकर के पास राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस का जिक्र करना याद रहा, मगर इसका जवाब भूल गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। मुद्दा यह है कि स्मृति ईरानी मणिपुर की हिंसा और महिलाओं के साथ हो रही हिंसा के आरोपों के जवाब में अपनी सरकार का बचाव करने के लिए अतीत का उदाहरण क्यों देती रहीं। स्मृति ईरानी को क्यों लगता है कि किसी को याद नहीं रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ इस मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, तो एक मंत्री को बताना था, केंद्रीय मंत्री को, कि मणिपुर में कानून व्यवस्था है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल 1-2 मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन 6,500 से अधिक एफआईआर हैं
उन मामलों में गिरफ्तारियों का क्या? ऐसा लग रहा था कि कश्मीर से लेकर बंगाल का सहारा इसलिए लिया जा रहा था ताकि मणिपुर पर जवाब देने की नौबत ना आए। असम राइफल्स के खिलाफ एफआईआर क्यों हुई है यह जवाब में था ही नहीं। स्मृति ईरानी के भाषण में राहुल गांधी मणिपुर से ज्यादा छाए हुए थे। ऐसा लगा कि आज सदन में राहुल गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं। स्मृति ईरानी को बताना चाहिए था कि मणिपुर में भाजपा के उपाध्यक्ष चिदानंद सिंह ने असम राइफल्स पर इल्जाम लगाए हैं कि वो एक खास समुदाय का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन कर रही है। उनकी ही पार्टी के नेता सेना के निर्देशन पर काम करने वाली असम राइफल्स पर आरोप लगा रहे हैं। मणिपुर के भाजपा उपाध्यक्ष चिदानंद सिंह ने असम राइफल्स पर आरोप लगाया है कि असम राइफल्स के जवान मैतेई समुदाय की महिलाओं और पुरुषों को पीट रहे हैं, प्रदर्शन करने नहीं दे रहे हैं। यही नहीं, असम राइफल्स दूसरे समुदाय की महिलाओं के साथ नाच रही है। उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि एक राजनीतिक पार्टी का सदस्य होने के बावजूद इस समय मेरे लिए, मेरा समुदाय, मेरे लोग और मेरा राज्य मेरे लिए पार्टी से ज्यादा जरूरी हो गए हैं। उनका बयान छपा है कि भारत सरकार के नियमों को लागू करने में भेदभाव मैतेई समुदाय के लोगों में केंद्र सरकार के प्रति विश्वास खोने का बड़ा कारण है। यही नहीं, बीजेपी के नेता ने कहा कि उनकी तरफ से 5 जून को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है कि असम राइफल्स भेदभाव कर रही है। तो प्रधानमंत्री को यह सब पता है, अब आपको भी पता चल गया। फिर भी पुलिस ने असम राइफल्स के खिलाफ एफआईआर की है। इस वीडियो को लंबा होना था, आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। जो भी राहुल गांधी ने कहा है वही तो मणिपुर के भाजपा उपाध्यक्ष चिदानंद सिंह ने कहा है, बीजेपी के नेताओं ने कहा है। चिदानंद सिंह का बयान है कि मैतेई समुदाय ने केंद्र सरकार का विश्वास खो दिया है। कुकी विधायकों ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लिया, यह आपको पता है। तो क्या यह पर्याप्त नहीं है कहना कि मणिपुर 2 हिस्सों में बंट गया है? यही तो कहा राहुल गांधी ने कि मणिपुर में भारत की हत्या हुई है, उसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। क्या यह 2 हिस्सों में बंटने का उदाहरण नहीं है कि मणिपुर की पुलिस असम राइफल्स पर एफआईआर कर रही है? 8 अगस्त की खबर है कि भाजपा की मणिपुर इकाई ने प्रधानमंत्री से गुहार की है कि असम राइफल्स के अलावा किसी भी अर्धसैनिक बल से बदल दीजिए, किसी को भेज दीजिए। यह हो रहा है मणिपुर में। इन सवालों पर सीधे आने के बजाय मनरेगा से लेकर जनधन योजनाओं के खातों को गिनाया जाने लगा। कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ उसका सहारा लेकर मणिपुर से बचा जाने लगा। अब खबर आ रही है कि सेना नाराज है, एफआईआर का मुद्दा राज्य सरकार के सामने उठाने जा रही है। एफआईआर किस बात को लेकर हुई है? 5 अगस्त को मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स के खिलाफ एफआईआर की कि असम राइफल्स ने उनकी गाड़ी रोक दी और अपनी ड्यूटी नहीं करने दी, क्योंकि घरों में सर्च करने से रोका गया। बीजेपी के एक विधायक ने कहा है कि राज्य की सरकार सेना को काम करने नहीं दे रही है। यही बात तो राहुल गांधी ने भी लोकसभा में कही है। हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। राहुल गांधी अपना भाषण समाप्त कर राजस्थान चले गए। स्मृति ईरानी ने आज राहुल पर हमला करने के बहाने अमेठी में क्या क्या काम किया है वो भी बता दिया, अच्छी बात है। इसी विस्तार से मणिपुर पर बोलती तो पता चलता कि विपक्ष के तर्क कितने कमजोर हैं। लेकिन कोई प्रधानमंत्री को फकीर बोल रहा था, कोई कुछ। राहुल गांधी ने तो रावण से ही तुलना कर दी और मेघनाथ कुंभकर्ण से। हमें लगा कि बीजेपी के सांसद इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और सदन की कार्रवाई से हटाने की मांग करेंगे कार्यवाही से, मगर लगता है कि बीजेपी को फ्लाइंग किस ज्यादा प्रमुख मुद्दा लग गया है। राहुल गांधी का पूरा आचरण आज बहुत ही बेशर्मी भरा था। सदन में फ्लाइंग किस दी जाती है क्या, जहां इतनी महिलाएं हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारत माता की हत्या की बात उन्होंने की। राहुल गांधी तब भारत माता की शक्ति को नहीं पहचानते। अजय है, अमर है भारत माता। न मुगल कुछ कर सके न अंग्रेज कुछ कर सके। कृपया करके इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें ना करें। लेकिन राहुल गांधी जब भी बोलते हैं तो अपने लिए समस्या पैदा करते हैं, अपनी पार्टी के लिए बोलते हैं। उन्होंने क्या ये कहा सिर्फ महिलाओं को दे रहा हूँ, ये क्या बात हुई? उनको किस बात का दुख हो रहा है? इट वॉज जस्ट अ जेन्युइन जेस्चर उन्होंने किया है। जैसे कहा मोहब्बत की दुकान है, आप लोग को नफरत से आदत हो गई है, मोहब्बत एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए सांसद कह रहे हैं, देखिए ये न्यू इंडिया है
और नए भारत में यंग जनरेशन भी है, उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं लगती है। जिनको नफरत की आदत हो चुकी है उनको प्यार मोहब्बत से दिक्कत जरूर होती है। अफेक्शनेट जेस्चर उन्होंने किया है जो किया है, इतनी नफरती आवाजें उनके खिलाफ बोलती हैं, इतने नफरत से उनके बारे में बोलती हैं, उनको पार्लियामेंट से बेदखल करते हैं, उनको उनके घर से बेदखल करते हैं, और वो एज अ जेस्चर ऑफ अफेक्शन अपना प्यार दिखा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री की बारी है। क्या वे मणिपुर पर बोलेंगे या फिर अपनी सरकार की योजनाओं को दोबारा से गिनाने लग जाएंगे जो स्मृति ईरानी गिना चुकी हैं? बल्कि स्मृति ईरानी ने बहुत सारी योजनाओं को गिनाकर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में मणिपुर के लिए काफी खाली जगह छोड़ दिया है। अब वे चाहें तो पूरा भाषण मणिपुर पर दे सकते हैं, अतीत का भी बताएं, जरूर बताएं, लेकिन आज क्यों वहां इस तरह का विभाजन दिख रहा है? क्यों वे मणिपुर नहीं गए? क्यों उन्होंने मणिपुर में शांति की अपील नहीं की? इस पर भी विस्तार से जवाब दें तो अच्छा रहेगा। उम्मीद है इस हंगामे में मणिपुर और मिजोरम से बीजेपी और एनडीए के सांसद भी बोलेंगे। यह कितना अजीब है कि जिस राज्य की बात हो रही है उसी राज्य के 2 सांसद नहीं बोल रहे हैं, फिर बाकियों के बोलने का क्या मतलब रह जाता है? जनता दल यूनाइटेड के सांसद ललन सिंह ने स्मृति ईरानी को जवाब दिया। ललन सिंह ने कहा कि लंबा लंबा भाषण हुआ लेकिन मणिपुर की गंभीरता और स्थिति पर एक शब्द नहीं, इसलिए कि उनको पता ही नहीं वहां हुआ क्या है। मैं गया था, मणिपुर गया था, और 2 समुदायों के बीच इतनी दूरी बढ़ गई है, इतनी घृणा फैल गई है एक दूसरे के प्रति कि उसको पाटना अब मुश्किल है। जितने हल्के में सरकार कह रही है आप उसको नहीं पाट सकते हैं। यह ललन सिंह के बयान है जिसे मैं कोट कर रहा हूं। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है और वहां की चर्चा जब होती है तब सत्ता पक्ष के लोग विभिन्न राज्यों की छिटपुट घटनाओं का जिक्र कर उसको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। मणिपुर को आप हल्के में ना लें। आज मणिपुर में घटना हुई है, कल मिजोरम में होगी, परसों नागालैंड में। पूरी पूर्वोत्तर की सीमा उससे प्रभावित होगी। इस तरह अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण चलता रहा, दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे से हिसाब चुकाते रहे। इन सब के बीच मणिपुर की जनता को जो संदेश पहुंचना चाहिए था कि संसद उनके साथ है, भारत उनके साथ है, वो पहुंचा या नहीं, बेहतर है ये फैसला भी आप ही करें। मणिपुर दांव पर है, 2 दिन हो गए, मगर इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिला कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए, शांति की अपील क्यों नहीं की और मणिपुर पर सदन में बोलने क्यों नहीं आए। इन्हीं तीनों सवालों को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने उनकी सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।